इस मूवी की शुरुआत होती है। अब हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो दूर कुछ देखने की कोशिश करता है। उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो डर जाता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। कोई भागता हुआ उसकी तरफ आता हुआ महसूस होता है तो वो अपने घर की तरफ भागता है। उसके पीछे वही क्रीचर्स लगा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वो वाइट लाइन पार कर देता है। वो लाइन का मतलब है कि वो अब सुरक्षित जगह पर है। सफ़ेद लाइन यह बताती है कि आप 8,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हैं। इसके बाद हमें 7,560 फीट ऊपर बसे एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 150। यहाँ पर अब हंटर के पापा ई स्मिथ उसे समझाते हैं कि बेटा, आज जो तुमने किया है अच्छा नहीं किया। तो उसका बेटा उसे बोलता है, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि आसपास कोई लोग है या नहीं। उसका पापा विल से कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन तुम्हारे लंगोट को सीज कर सकता है जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। दरअसल हंटर के फेफड़े में कुछ दिक्कत है, इसलिए उसे हर रात ऑक्सीजन पर रखा जाता है और ई स्मिथ अपनी वाइफ की तरह अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता था। अब अगले सीन में हमें ई स्मिथ और तारा को दिखाया जाती है। ई स्मिथ तारा से कहता है, आज हंटर वो लाइन को क्रॉस करके गया था उस जगह जहां पर आखिरी बार अपनी मौत को देखा था। कैटिया पर ई स्मिथ को समझाती है कि देखो, हंटर इस पूरे इलाके में एक अकेला बच्चा है। तुम उसे कितने भी समझाने की कोशिश करो वो बाहर जाएगा ही, क्योंकि ये पहाड़ उसके लिए किसी जेल की तरह है। लेकिन ई स्मिथ उससे कहता है कि हम हमले के 3 साल बाद भी जिंदा है और हंटर को भी ये समझना होगा। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम दिना होता है, जो अपनी बंदूक से शील्ड पर फायर कर रही थी, पर शील्ड को कुछ भी नहीं हो रहा था। दरअसल ये उन्हीं क्रीचर्स में से एक की खाल का टुकड़ा था, लेकिन ये दीना के हाथ कैसे लगा, इस बारे में हम आगे जानेंगे। अब उसी रात हंटर का ऑक्सीजन फिल्टर खराब हो जाता है जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन ई स्मिथ जल्दी से आकर वो फिल्टर बदलकर उसकी जान बचा लेता है। ई स्मिथ अब बहुत डर चुका था, इसलिए वो अब मैप खोलकर वेल्डर का पता ढूंढता है और वहां जाने का प्लान बनाता है। अगले दिन हंटर का बर्थडे होता है। उसका पापा उसे कहता है, तुम्हारे ऑक्सीजन फिल्टर खराब हो रहे हैं, उन्हें लेने के लिए मुझे जाना होगा। लेकिन हंटर अपने पापा को जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि ऐसे ही उसकी मां भी गई थी और कभी वापस नहीं आई। लेकिन ई स्मिथ उससे प्रॉमिस करता है कि बेटा, मैं जरूर वापस आऊंगा। अब उसी रात ई स्मिथ दीना के पास जाता है और उससे बोलता है, कल मैं ऑक्सीजन के फिल्टर लेने के लिए यहां से जा रहा हूं। दीना उससे कहती है, यह नामुमकिन है, वो क्रीचर्स तुम्हें मार देंगे और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो कि तुम्हें हमेशा 7,000 फीट की ऊंचाई पर रख सके। और 7,000 फीट से थोड़ा नीचे जाने पर तुम जैसे ही अपनी सांसों से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करोगे, वो तुम्हें तुरंत ही ढूंढ लेंगे और मार देंगे। यहां पर वो दीना से कहता है कि तुम उनसे लड़ी थी और जिंदा भी बची थी। तुम इन क्रीचर्स को मारने का कोई तरीका निकाल सकती हो, क्योंकि दीना एक रिसर्चर है और ई स्मिथ की वाइफ तारा भी दीना के साथ ही थी जब उसकी जान गई थी। और यहां पर ई स्मिथ उसे कोलावे माइंस के रास्ते से चलने के लिए बोलता है, जो कि पहाड़ों के पीछे से बना हुआ है। दीना उसे समझती है वो एक जाल है, वहां गए तो फंस जाएंगे। ई स्मिथ कहता है, मुझे उन रास्तों के बारे में पता है क्योंकि मैंने वह काम किया है। दीना को यह प्लान पसंद नहीं था। वो कहती है, अगर पहुंच भी गए तो वो एरिया इस ऊंचाई से 2,000 फीट नीचे है जहां पर वो क्रीचर आसानी से तुमको अपना शिकार बना लेंगे। लेकिन ई स्मिथ अपना इरादा नहीं बदलता। वो यहां से चला जाता है। उसका साथ देने के लिए उसकी दोस्त आ जाती है। ई स्मिथ उसे मना करता है। किटी उसे समझाती है, हमें इन क्रीचर्स का एक ना एक दिन तो सामना करना ही पड़ेगा। आज से ही अपना सफर शुरू करते हैं। और रास्ते में दीना भी मिलती है। वो केटी से पूछती है कि तुम उनका सामना कैसे करोगी, क्योंकि गोलियों का असर उन पर नहीं होता और शायद हम वहां पर मरने वाले हैं। और हमसे उसका मतलब था कि वो भी ई स्मिथ के साथ इस मिशन पर आ रही थी। फिर रास्ते में उन्हें दीना अपना प्लान और वो ट्रैकर के बारे में बताती है और बोलती है कि ये क्रीचर्स के मैग्नेटिक फील्ड को कैच करने की पावर होती है। क्रीचर्स बहुत ही हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जो कि इस प्लैनेट अर्थ पर किसी भी एनिमल से सबसे ज्यादा है।
और यहाँ पर हमें पता लगता है कि उन क्रीचर्स को रीपर्स कहा जाता है। अब ये लोग एल्वो रोड के नीचे पहुंच जाते हैं और उनका सफ़र शुरू हो जाता है। आगे उन्हें रास्ते में घोड़े का एक झुंड दिखाई देता है। अब उन्हें इतना समझ आ गया था कि क्रीचर्स इंसानों को ही शिकार बनाते हैं और किसी जानवर को नहीं। और फिर जल्दी ये लोग उस एरिया में पहुंच जाते हैं जिसकी ऊंचाई थी 7610 फीट। यहाँ पर ई स्मिथ बताता है कि ऊंची वाली जो छोटी है वो 8000 फीट से ऊपर है और इसके जरिए ये लंबा रास्ता आसानी से पार किया जा सकता है। लेकिन तभी दीना का ट्रैकर उन्हें सिग्नल देता है कि एक रीपर उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। फिर वो सब उस लाइन की ओर भागते हैं जो उन्होंने बना रखी थी। केटी उन पर हमला करती है जिससे उनका और गुस्सा आ जाता है। वो सब किसी भी तरह से उस क्रीचर से बचते हुए उस 8000 फीट की लाइन को क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं और रीपर उस लाइन के अंदर नहीं जाता, वो बाहर ही खड़ा रहता है। अब यहाँ पर एक घर होता, वहाँ पर ये सब लोग रात रुकते हैं और यहाँ पर दीना बताती है कि मैंने अपनी 3 सालों की रिसर्च से मुझे ये तो समझ आ गया है कि ये कोई प्रेडेटर नहीं है, क्योंकि प्रेडेटर खाने के लिए मारते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ हमारा शिकार करते हैं और इन्हें शिकार करना पसंद है। ये लोगों को बस मारते हैं, खाते नहीं। अब ये लोग अगली सुबह कॉलवे माइन तक पहुंच जाते हैं जिसकी ऊंचाई है 8000 फीट। यहां पर ई स्मिथ हमें बताता है कि यह माइन लेवल 9 है और हमें सीढ़ियों की मदद से लेवल 8 तक जाना है, जहां से हम और ऊंचाई से एक दूसरी साइड पर निकलेंगे। वहां से वर्ल्ड और 12 माइन यानी कि वहां से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दीना ई स्मिथ से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि यह लाइन 8000 फीट से कम नहीं होगी, क्योंकि माइन की जो टनल है वो सीधी नहीं होती और ना ही एक हाइट पर होती है, और ऐसा हो सकता है कि हम सेफ लाइन से नीचे चले जाएंगे। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंदर जाने पर इन्हें आगे से टनल बंद मिलती है। अब इसलिए ये लोग लेवल 7 से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वह सेफ लाइन से 902 मीटर नीचे था। लेकिन दीना ई स्मिथ से कहती है कि यह तो खुदकुशी हुई, इसीलिए बिल उन दोनों को यहां से जाने के लिए बोलता है और अकेला ही यह मिशन को पूरा करने के लिए कहता है। लेकिन बाद में ये दोनों भी उसके साथ जाकर ये पूरा करने के बारे में ठानते हैं और लेवल 7 मान से नीचे जाने पर इन्हें समझ आ जाता है कि ये लोग रोई फान रीपार्स की नज़र में आ चुके हैं। अब जैसे ये लोग अपनी लाइट बंद करते हैं, उन्हें रीपार्स की आवाज़ आती है। अब इसीलिए वो उनसे बचकर भागने लगते हैं और माइन के एक छोटे होल में जाकर अपनी जान बचाते हैं। ये यहाँ पर अपनी सांसें रोक लेते हैं, लेकिन रीपर अपनी पूंछ में मौजूद सेंसर्स हैं, इनकी सांसों को सेंस करने की कोशिश करता है। तभी केटी को दूसरी तरफ से एक लाइट दिखाई देती है और ये उस रीपर को फ्लेयर की रोशनी से डिस्ट्रैक्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी साइड भी एक रीपर खड़ा था जो कि केटी की जान ले लेता है। वो से अपने साथ खींच कर ले जाता है। अब इस वजह से दीना और स्मिथ को थोड़ा टाइम मिल जाता है और वो इस माइन से बाहर निकल जाते हैं। अब केटी का इन्हें दुख तो होता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए ये लोग आगे बढ़ते हैं और रात में एक टूटे हुए घर में रुकते हैं। यहां पर इन्हें एक कार भी मिलती है जो कि अच्छी कंडीशन में थी। अब खाने के वक्त दीना स्मिथ को बताती है कि लैब में पार्कलस नाम का एक केमिकल है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक क्यूबिक वर्जन है और मुझे वो चाहिए। उनकी बॉडी में किसी तरह का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। पावर कलस का केमिकल लगाकर उनको मारा जाए जिससे वो मर जाएंगे। ई स्मिथ और दीना लैब में जाकर वो फिल्टर ले लेते हैं, तभी उन पर रिपल्स हमला कर देते हैं। ई स्मिथ ऑक्सीजन सिलेंडर में गोली मार देता है जिससे धमाका होता है और रिपल्स बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है। फिर वो दीना के लैब में जाते हैं, वहां से केमिकल लेते हैं और बंदूक की गोली पर लगाते हैं। फिर दीना रिपल्स की बॉडी पर गोली को ट्राई करती है तो उसे कुछ नहीं होता है। फिर दीना ई स्मिथ को उसके लड़के के पास जाने के लिए बोल देती है। फिर वो केमिकल पर रिसर्च करने लग जाती है और ई स्मिथ की गाड़ी रास्ते में पंचर हो जाती है और फिर दीना के पास एक रिपल्स आ जाता है। फिर वो कोबार्ड का लैब गोली पर लगाकर उसे मरती है जिससे वो मर जाता है। इधर ई स्मिथ को रिपल्स घेर लेते हैं। जैसे ही रिपल्स उस पर हमला करने वाला होता है तो दीना उसे गोली मार के खत्म कर देती है। इन्हें अब पता चलता है कि ये एक मशीन होते हैं जिन्हें इंसानों को मारने के लिए ही बनाया गया था। इन्हें ये नहीं पता चलता है कि इन्हें किसने बनाया था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।